आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवेंशंस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंटरवेंशंस या वे ऑफ ट्रीटमेंट कि हम जो थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है उसमें या साइकोथेरेपेटिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें हम कौन से तरीका इलाज इस्तेमाल करते हैं, यानी वो कौन सी टेक्निक हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को या काउंसलिंग के अंदर काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे एवरीडे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोल्यूशन के लिए हम कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट हमारा होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन से इलाज किया जाता है। एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक में मेडिसिन हम देते हैं। हर्बल के अंदर हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसी तरह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको साइको थेरेप्यूटिक वे ऑफ ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी कहा जाता है। तो उसमें कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, कौन सी इंटरवेंशंस इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में हम जानते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट क्या होती है, जैसे मैंने अभी बात की कि मुख्तलिफ वे ऑफ ट्रीटमेंट हैं। अभी ट्रीटमेंट इंटरवेंशन जो है वो कोई भी एक्शंस जिनको परफॉर्म किया जाता है इंसान के अंदर या फ़र्द के अंदर चेंज लाने के लिए जो भी हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे इंटरवेंशन कहा जाता है। ये एक वाइड रेंज ऑफ इंटरवेंशंस हम इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ इश्यूज़ को जो कि डायरेक्ट करती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के इश्यूज़ को मुख्तलिफ इंटरवेंशन जो है वो डील करती हैं। ज़्यादातर हम जो है ये जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, इमोशनल स्टेट को चेंज करने के लिए और हमारी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनका ताल्लुक है हमारे बिहेवियर से, हमारी इमोशनल स्टेट से, हमारी फीलिंग्स से। तो उनको चेंज किया जाता है और उस तरीके से हम इलाज करते हैं। तो ट्रीटमेंट जिसमें एक ट्रेंड प्रोफेशनल, एक थेरेपिस्ट जो है वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है किसी भी शख्स को जो नफ्सियाती मुश्किलात होती हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं उनसे निकलने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं और इंसान की जो पर्सनल ग्रोथ है, जो इंसान की ज़ाती बढ़ोतरी है, एक सेहतमंद ज़हन के साथ, एक सेहतमंद किरदार के साथ, उसके लिए जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजिस्ट जो वे ऑफ ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं उनको इंटरवेंशंस या नफ्सियाती तरीका इलाज कहा जाता है। अब हम इनके मुख्तसरन जो है हम इन थेरेपीज़ की मेन थीम आपको बताएंगे कि इनका फोकस किन किन चीज़ों पर होता है और किस तरह से ये एग्जिस्ट करती हैं। हर थेरेपी के बारे में इंशाल्लाह फिर डिटेल में हम लेक्चर्स जो है आप तक पहुंचाएंगे। हर थेरेपी क्योंकि एक बहुत वसी शोबा है और बड़ा लेंथी मरहला है कि लेकिन यहाँ पर हम आपको सिर्फ ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस थेरेपी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो है साइकोडायनेमिक थेरेपी। साइकोडायनेमिक जिसको साइको एनालिसिस भी कहा जाता है, ये बेसिकली फ्राइडियन थेरेपी है। सिगमंड फ्राइड ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और सिगमंड फ्राइड की एक बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी साइकोथेरेपीज़ हैं ये सारी इन्हीं की जो थेरीज़ हैं उनके ऊपर बेस्ड करती हैं। जैसे साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है, उसके ऊपर बेस करती है हमारी साइकोडायनेमिक थेरेपी। पहले थ्योरी बनती है फिर थेरेपी बनती है, यानी पहले वजह मालूम की जाती है कि इस बीमारी की वजह क्या है, इस मसले का सबब क्या है, और फिर उसके बेस पर उसका इलाज किया जाता है
यानी पहले हम डायग्नोज करते हैं, पहले हम उस चीज़ का पता लगाते हैं कि इसकी वजह क्या है, और फिर उसके ऊपर कोई चीज़ अप्लाई की जाती है, जैसे कि हम बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में करते हैं कि बेसिक रिसर्च थ्योरी डेवलप करने के लिए होती है, वजह मालूम करने के लिए होती है, और फिर हम अप्लाइड रिसर्च के अब इस तरीके को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसको लागू कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है, दिस इज द वे, यानी उस इलाज को, थेरेपी को अप्लाई करना। तो ये जो हमारी हिडन अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं उनको रिलीज करना इसका मकसद, ठीक है। और जो फीलिंग्स होती हैं, यानी फ्राइड की जो थेरेपी है वो बेस करती है अनकॉन्शियस के ऊपर। हमारा लाशऊर जो है, लाशऊर में हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें बचपन के जो ख्यालात या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बचपन की यादें जो होती हैं वो प्रॉब्लमेटिक्स होती हैं फ्यूचर लाइफ में, तो उनको यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, हिडन को, अनकॉन्शियस थॉट्स को और फीलिंग्स को, ताकि उसकी वजह से जो उनकी पावर है बिहेवियर पे कंट्रोलिंग की, उसको कम किया जा सके। इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसमें हम फ्री एसोसिएशन का तरीका है, फ्री एसोसिएशन, आज़ाद तलाज़ुम जिसको उर्दू में कहते हैं, इसमें मरीज़ को कहा जाता है कि फ्रीली जो उसके मन में आता है, उसके माइंड में आता है, उसको बोले, बात करे। तो इस तरीके से, और ड्रीम एनालिसिस है, ख्वाबों का तज्जिया किया जाता है, जो ख्वाब नज़र आते हैं क्लाइंट को, पेशेंट को, वो बताए जाते हैं थेरेपिस्ट को, थेरेपिस्ट फिर उनको मैनिफेस्ट और लैटेंट कंटेंट्स की बेस पर उसका एनालिसिस करता है। रेजिस्टेंस जो कि मज़ाहमत होती है, जिसको उर्दू में कहते हैं, तो मज़ाहमत यानी जो क्लाइंट है बताते हुए कहीं पे रुकता है, मज़ाहमत करता है, बताना नहीं चाहता है, उन चीज़ों को फाइंड आउट किया जाता है। फिर ट्रांसफेरेंस है, इसको इंतकालियत कहते हैं उर्दू में, यानी जज्बात की मुंतकली, जो पेशेंट की, क्लाइंट की अपने थेरेपिस्ट की तरफ, और थेरेपिस्ट की अपने क्लाइंट की तरफ। अब ये इस तरह से कि जो उसके अनकॉन्शियस में चीज़ें होती हैं क्लाइंट के, पेशेंट के, वो उनको मुंतकिल कर देता है, अपने थेरेपिस्ट की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करता है उसको। तो इस तरीके से उनको पता लगा जाता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के ज़रिए से हम किसी भी सेंसिटिविटी को, जो कि हमारे ज़्यादातर ये हमारे जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये तरीका। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में उसकी सेंसिटिविटी को कम किया जाता है, जो भी फोबिक सिचुएशन या प्रॉब्लम जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही होती है। इसी तरह से हमारी एक्सपोजर ट्रीटमेंट है, ठीक है। एक्सपोजर ट्रीटमेंट में भी हम उस चीज़ का जिससे एंजाइटी होती है, खौफ होता है, उसका जो है एक्सपोजर करवाया जाता है और उसके ज़रिए से इलाज किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, इनमें एक एक जो टॉपिक है हमारा, एक एक जो टेक्निक है वो डिटेलेबल है, उसको हम डिस्कस इंशाल्लाह अपनी अगली रिकॉर्डिंग्स में ज़रूर करेंगे। जी, नेक्स्ट हमारी जो थेरेपी है, बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली थेरेपी है, जिसको कॉग्निटिव थेरेपी कहा जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी के हमारे पास दो बेसिक जो थेरेपीज़ हैं, जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी है। आयन बैक की हमारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी एल्बर्ट एलिस की है। कॉग्निटिव जो बेसिकली हमारी इसका ताल्लुक है सोच के साथ, हमारी कॉग्निशन, किसी चीज़ को जानना, समझना। तो बाज़ दफ़ा ये जो कॉग्निटिव थ्योरी हमारी वो कहती है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो थिंकिंग है, वो जब हम गलत तरीके से चीज़ों को सोचते हैं तो फिर हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो ये जो अप्रोच है ये लोगों को, अफराद को सिखाती है सोचना इन मोर अडेप्टिव वे, सही तरीके से, ठीक है। किस तरह से अपने जो डिसफंक्शनल हमारी कॉग्निशंस हैं, इरेशनल कॉग्निशन है, गैर मंतकी जो सोच है हमारी, गैर अकली सोच है, गैर हकीकी सोच है, उसको हमने हकीकी सोच में कैसे चेंज करना है। तो कॉग्निटिव जो थेरेपिस्ट है वो चेंज करता है कि जिसमें इंसान उनको बताता है कि लोगों को कि वो किस तरह से उन्हें अपने बिहेवियर को सोचना है, किस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है। ये बेसिकली थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं और उन चीज़ों को जिन्होंने डिसफंक्शनल वे ऑफ थिंकिंग को स्टक किया हुआ है, उन चीज़ों को निकालने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो थेरेपिस्ट जो है सिस्टमेटिकली जो टीच करता है अपने क्लाइंट को, और
टू चैलेंज देयर अजम्पशंस, उनकी जो उसने जो अजम्पशंस बनाई होती हैं चीज़ों के बारे में, जो सोचें बनाई होती हैं, जो ख्यालात बनाया होता है, और वो और उनको कि मोर उनको अडॉप्ट करे न्यू अप्रोचेस टू ओल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, कि वो नया सोच का अंदाज बदलना है। सोच का अंदाज बदलेंगे तो नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा हासिल, क्योंकि अक्सर हमारी जो बीमारियां होती हैं, मसाइल होते हैं नफ्सियाती, वो हमारी सोच की वजह से होती हैं। जो रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो बेसिकली हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का नाम है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारी थिंकिंग को चेंज करना है। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारे बिलीफ्स को चेंज करना है, जो हम गलत बिलीफ्स बना लेते हैं, गलत सोच बना लेते हैं। जैसे आजकल एक आम सोच बनी होती है कि बस डिग्री मिल जाए, तालीम की क्या ज़रूरत है, फिर नौकरी पैसे से मिलती है, नौकरी जो है वो सिफारिश से मिलती है। ये हमारे बिलीफ्स बने हुए हैं जिसकी वजह से हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, पढ़ते नहीं हैं, मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, इस चीज़ तो हमने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है रियलिस्टिक और रैशनल, अकली, हकीकी, अकली और लॉजिकल वे में। ठीक है जी, लॉजिकल अकली तौर तरीके में उसको चेंज करना है। एल्बर्ट एलिस ने बहुत सारे लोग, वो कहता है कि जो है वो अनहैप्पी लाइफ गुजारते हैं, अपनी लाइफ गुजारते हैं और बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जो है वो सफ़र करते हैं उनको, उनकी वजह से, क्योंकि उनका जो वो किसको काश्त करते हैं, किसकी पैदावार बढ़ाते हैं, इर्रेशनल और अनरियलिस्टिक आइडियाज़ की, गैर हकीकी और गैर अकली जो हमारे जो ख्यालात होते हैं उनकी काश्त कर रहे होते हैं, उनको अपने जहन में उनको बिठा रहे होते हैं, इसलिए वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। जी, हिम्निस्टिक थेरेपी, हिम्निस्टिक थ्योरी बेसिकली कार्ल रॉजर्स की और इब्राहम मैस्लो की, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की वो बात करते हैं। तो यहाँ पर हम हिम्निस्टिक थेरेपी की बात करेंगे। हिम्निस्टिक थेरेपी बेसिकली दो इसकी टाइप्स आगे, जिनको गेस्टाल्ट थेरेपी और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में डिवाइड किया गया है। तो हिम्निस्टिक थेरेपी का जो गोल है वो हेल्प करना है लोगों का कि वो बिकम मोर सेल्फ अवेयर, के अपने बारे में आगाही हासिल कर सके, अपने बारे में, और अपने आप को कबूल कर सकें कि भाई मेरे अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है, मेरी अपनी कसूर है इसमें। अगर मैं नाकाम हूं तो इसमें मेरी गलती है, अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो इसमें मेरी गलती है। तो ये जब इंसान अवेयर कर लेता है, मैं अगर नफ्सियाती मसाइल का शिकार हूं तो मैं खुद हूं, मेरी अपनी सोच की पैदावार है, मैं अपने ज़िंदगी है जिसको मैं इस तरह से गुजार रहा हूं। जैसे कि कुरान पाक में इरशाद है, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए उतना है जितने की वो कोशिश करता है। तो इन कंट्रास्ट जो हमारे साइको एनालिसिस जो है वो बात करती है अनकॉन्शियस के ऊपर, लेकिन ये करते हैं कॉन्शियस के ऊपर, क्या अवेयर। तो हिम्निस्टिक थेरेपिस्ट कॉन्शियस, ठीक है जी, कॉन्शियस के ऊपर फोकस करते हैं। और जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज जो इस कैटेगरी में फिट होती हैं वो ज़्यादातर सिमिलर रेशनल, उनकी एक जैसी वो आगे तरीक़ेकार है, एक जैसा उनका थीम है, एक जैसा वे है। वी हैव कंट्रोल ऑफ आवर ऑन बिहेवियर। वो कहते हैं हम अपने कंट्रोल, अपने बिहेवियर पर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन मेक चॉइसेस अबाउट द काइंड्स ऑफ लाइफ वी वांट टू लिव। हम जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हम खुद गुजार सकते हैं, ये हमारे हाथ में। अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है, अगर हम बुरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ये हमारे ऊपर है। यानी अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर है, और अगर हम बीमार रहना चाहते हैं ज़हनी तौर पर तो ये हमारे ऊपर है। एंड इट इज़ अप टू अस टू सॉल्व द डिफ़िकल्टीज़। और ये हमारे ऊपर ही है कि हमने अपनी मुश्किलात को कैसे सॉल्व करना है, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका हमें सामना करना पड़ता है, उनको हमने हौसले के साथ बर्दाश्त करना है या उनके आगे सरनगू हो जाना है या उन मुश्किलात के आगे गिर जाना है। तो जो इंसान मुश्किलात के सामने मजबूत रहता है वही सेहतमंद ज़हनी जो है, यानी ज़हनी सेहत या सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। और जो उनके आगे शिकस्त मान लेता है तो वो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं वो प्रॉब्लम्स, वो मुश्किलात। तो गेस्टाल्ट थेरेपी बेसिकली फोकस करती है थॉट्स के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर, जो कि हेयर एंड नाउ, ठीक है जी, हेयर एंड जो अब इस वक्त है उसके ऊपर फोकस करती है। ठीक है जी, रूट कॉजेस को नहीं देखती कि इस चीज़ की वजह क्या है, उसको नहीं देखती। भाई अब मौजूदा कंडीशन क्या है एक हमारे क्लाइंट की, एक पेशेंट की, ये देखती है गेस्टाल्ट से, इस वक्त वो क्या है।
अब मौजूदा उसकी कंडीशन क्या है। और जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, जिसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है, ये एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जिसमें क्लाइंट जो है अपने ट्रू आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर सकता है। उसको ऐसा माहौल देता है जो थेरेपिस्ट होता है कि जिसमें अपनी वो आइडेंटिटी को यानी उसको बताता है कि वो क्या है, उसको अवेयर करवाता है, उसको पहचान करवाता है कि इंसान की जो ह्यूमनिस्टिक जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में जो रोल है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट का, ये साइकोलॉजिस्ट का। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जिसको पर्सन सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है, कार्ल रॉजर्स ने इसको पेश किया था और बेसिकली ये हमारी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है उसके ऊपर बेस्ड करती है। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में जो हमारे इब्राहिम मैस्लो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था हायरार्की ऑफ नीड्स का, उसमें 5वीं जो स्टेज थी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये थ्योरी है, इसका जो एम है, जो इसका मकसद है, वो इनेबल पीपल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, कि वो इंसान अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल करे, अपनी पोटेंशियल को, हाँ, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? ये बेसिकली द हाईएस्ट लेवल है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, जिसमें एक्चुअलाइजेशन ऑफ फुल पर्सनल जो पोटेंशियल होती है वो अचीव की जाती है। और ये कब होती है? जब इंसान अपनी बुनियादी और जो बुनियादी जो ज़रूरियात इंसान की होती हैं और जो उसकी मेंटल नीड्स होती हैं, ज़हनी जो ज़रूरियात होती हैं, सेटिस्फेक्शन वगैरह की, वो सारी या सेल्फ इस्टीम वाली, ठीक है, या लविंग बिलोंगिंगनेस वाली, वो सारी जो हैं जब फुलफिल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद इंसान किस स्टेज पर आ जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट का किरदार होता है वो एक वार्म एंड एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है अपने क्लाइंट को। वार्म, गर्मजोशी के साथ उससे और उसको एक्सेप्ट किया जाता है अपने क्लाइंट को। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि क्लाइंट को मोटिवेट किया जा सके कि वो अपनी प्रॉब्लम्स बताए। देखें, जब हम किसी को भी अच्छा माहौल देंगे, उसके साथ उसको वार्म वेलकम करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको, तो फिर ही वो अपने मन की बात, अपने जहन में जो उसके मौजूद है वो बताएगा। तो इसमें बेसिकली है एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया जाता है, उसके साथ एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट उसको दिया जाता है, उसको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है, उसके सामने जेन्युइननेस शो की जाती है, जेन्युइनली अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया जाता है। कॉन्ग्रेंस या जेन्युइननेस जिसको कहा जाता है, जो सामने होता है, जो क्लाइंट्स को जो फीलिंग्स आ रही होती हैं वही उसके सामने बयान करता है, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो आपको अपना समझना शुरू कर दे कि भाई बस इससे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। क्योंकि अक्सर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं उनको लोगों को उनका वो किसी को इस काबिल नहीं समझे, किसी पे ट्रस्ट नहीं होता कि वो अपने अंदर की, अपने जहन की बात जो उन्होंने दबाई हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो यहाँ पर इस थेरेपी का मकसद जो कार्ल रॉजर्स ने डेवलप किया वो एनवायरनमेंट डेवलप करना है बेसिकली। तो इसमें जो थेरेपिस्ट का एटीट्यूड होता है, उसका रवैया इज़ मोर इम्पोर्टेंट होता है उसके स्किल्स की निस्बत। यानी जितना मर्जी, अब जैसे कहते हैं एक टीचर है तो उसके पास जितने मर्जी स्किल्स हैं, वो जो पीएचडी है, वो पोस्ट डॉक है, वो जो भी है, लेकिन अगर उसको पढ़ाना नहीं आता तो वो एक अच्छा टीचर नहीं है। जिसको अगर वो डिलीवर नहीं करना जानता तो वो अच्छा टीचर नहीं है। तो स्किल्स की जो है वो और फिर अगर स्किल्स भी हैं, उनका स्टूडेंट्स के साथ रवैया ठीक नहीं है, उनके साथ बिहेव ठीक नहीं है, स्टूडेंट्स लाइक नहीं करते हैं अपने टीचर को, उनके बैठना, उसके वहाँ पर जब वो क्लास में आते हैं तो उनकी ज़हनी हालत चेंज हो जाती है, वो बोरियत फील करते हैं या बड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है, तो वो भी नहीं। तो माहौल ऐसा दिया जाए, ठीक है। पहली चीज़ जैसे हमने अभी बात की, नॉलेज का होना, फिर स्किल्स का होना और फिर एटीट्यूड्स का होना, ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस थेरेपी के अंदर वो है एटीट्यूड, कि जैसे टीचर्स का एटीट्यूड है इसी तरह से, और टीचर का एटीट्यूड, टीचर कम पढ़ाता है ना, वो इतना अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है स्टूडेंट के साथ, बड़ा केयरिंग है, बड़ा एम्पैथेटिक है, बड़ा जेन्युइन है, वो क्लियर है, उसको नहीं आता वो कह देता है जी मुझे आज नहीं है, उस चीज़ का नहीं पता, मैं कल चेक करके, मैं कल समझ के फिर आपको बताऊंगा। दिस इज़ द जेन्युइननेस ऑफ दैट पर्सन, दिस इज़ द जेन्युइननेस ऑफ दैट टीचर। अगर ये इसी तरह से थेरेपिस्ट का यहाँ पे किरदार है तो वो जेन्युइन है, जेन्युइननेस उसने शो करनी है। जब एक क्लाइंट रो रहा है तो उसने अपनी अंदर की फीलिंग्स, उसने अपने अंदर का भी उसके सामने शेयर करना है कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो एम्पैथेटिक होना, बेसिकली एम्पैथेटिक एक सिंपैथी होती है ना, हमदर्दी की एम्पैथी होती है, इसको हमगोदाजी कहा जाता है उर्दू में, कि जैसा मेरा
क्लाइंट फील कर रहा है, जैसा मेरे सामने वाला उसको शो करवाना कि मैं भी ऐसा ही, मैं महसूस कर सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकता हूँ। अगर अगला बंदा आंसू आ रहे हैं तो अपने भी कम से कम मुँह चेहरा वैसा बन जाए, ऐसा हो जाए, फीलिंग्स ऐसी आ जाए। तो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, ये नहीं कि मेरा क्लाइंट अमीर है तो मैंने उसको कैसा माहौल देना है, मेरा क्लाइंट जो है वो मेल है या फीमेल है तो मैंने उसको कैसा है, वो यंग है ओल्ड है तो मैंने ये कंडीशंस नहीं होती हैं। तो ये हमने उनको इन सब की बरअक्स हमने उसको क्या देना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, एक वार्म एनवायरनमेंट देना है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ थेरेपिस्ट। तो फिर हमारा क्लाइंट हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो शेयर करेगा और अपने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट हो सकेगी। तो दिस इज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। जी, तो ये तो थी आज की हमारी ब्रीफ साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ या इंटरवेंशंस जो हमने आपके सामने बयान की, आपको बताया। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो काइंडली लाइक्स कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर, और मेरे ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसका जो मकसद है इस चैनल को बनाने का, इन लेक्चर्स को बनाने का, इन वीडियोस को बनाने का, वो है सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजी को प्रमोट करना, साइकोलॉजी की एजुकेशन को प्रमोट करना, और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना कि साइकोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट है और साइकोलॉजी की भी इम्पोर्टेंस है। आपकी उन एलोपैथिक जो MBBS होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनकी निस्बत हमारा एक साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। साइकोलॉजी जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, जो नफ्सियाती मसाइल हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज़ सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनके शिकार है, तो उनको कैसे ट्रीट करना है। तो साइकोलॉजी को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपके इर्द गिर्द कोई फैमिली में कहीं पे भी कोई आप देखते हो कि किसी को नफ्सियाती मसला है, उसका दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा, तो काइंडली इट्स माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं। तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा और अपनी सही ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।